हेलो दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही ख़ास होने वाला है। इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला ये कि इस चैप्टर 13 में मैंने जो यूपी रेगुलेशन का बेर एक्ट है, इसको पढ़ने की ज़रूरत लगभग ख़त्म कर दी है और ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है मैंने आपके लिए नोट्स फॉर्म में बनाया हुआ है और साथ में आपकी सहूलियत के लिए मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट भी कर रखा है ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी हो। और दूसरी चीज़ ये कि हम इसमें सिर्फ न ये पढ़ेंगे कि किस पैरा में क्या चीज़ बताई गई है, बल्कि मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए कौन सा पैरा किस चीज़ को डील करता है ये भी याद कराऊंगा, जो मैंने बीच बीच में आपके साथ डिस्कस की है। तो लेक्चर को स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अ क्लास। चैप्टर 13 यूपी पुलिस रेगुलेशंस का डील करता है अरेस्ट, बेल और कस्टडी से। आप इसको ABC करके याद कर सकते हैं। किस चैप्टर में कौन सी चीज़ दे रखी है मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। जिसने नहीं देखा है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, देख सकता है। तो चैप्टर 13 जो है वो अरेस्ट, बेल और कस्टडी की बात करता है। कहाँ से कहाँ तक सेक्शंस हैं? 147 से 164 तक। अब देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे। तो एक ये बीच में जो बेल आ रहा है, बस इसको याद रखिएगा कि 156 में इकलौता प्रोविज़न है बेल का। तो ऑब्वियस है कि जब 147 से स्टार्ट हो रहा है तो 155 तक अरेस्ट होगा और 156 के बाद 157 से लेके 164 तक कस्टडी होगा। तो ये इजली याद हो गया। अब आइए स्टार्ट करते हैं। 147 से लेके 155 अरेस्ट की बात करता है। तो 147 में दे रखा है पावर ऑफ अरेस्ट ऑफ अ PO, मतलब पुलिस ऑफिसर। लिखा है इफ़ एम्पावर्ड ही कैन अरेस्ट हिमसेल्फ और कॉज एनी पर्सन टू बी अरेस्टेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर। तो भाई पुलिस वाले के पास अरेस्ट करने की पावर है, लेकिन अगर वो एम्पावर्ड है तो ही वो या तो अरेस्ट कर सकता है एक्यूज़ को, और या तो किसी और पुलिस ऑफिसर को वो एम्पावर कर सकता है कि भाई तुम अरेस्ट कर लो। 147A बात करता है MP और MLAs की, यानी कि जब किसी भी MP और MLA को अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है, या आफ्टर कन्विक्शन अगर वो अपील में जाते हैं और वो बेल पे बाहर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी जज, मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो इन्फॉर्म करेगी स्पीकर को। आगे लिखा है कि अरेस्ट मेड ऑन ऑर्डर या अरेस्ट नॉट मेड ऑन ऑर्डर। तो अभी हमने जो देखा कि जज, मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अगर इनके आदेश पे अरेस्ट हुआ है, तो जो OIC ऑफ PS, मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या सुपीरियर पुलिस ऑफिसर हैं, वो जब अरेस्ट करेंगे तो उसके बाद इन लोगों को इन्फॉर्म भी करेंगे। किन लोगों को? जज, मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अब अगर मान लो अरेस्ट इनके ऑर्डर पे नहीं हुआ, तब क्या होगा? लिखा है कि देन OIC ऑफ PS एक स्पेशल रिपोर्ट सेंड करेंगे DM और SP को, जैसा कि इस एक्ट के पैरा 101 में दे रखा है। और उसके बाद जो SP साहब हैं वो रिपोर्ट करेंगे स्पीकर को और साथ साथ DM को भी रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि नो अरेस्ट या प्रोसेस सर्विंग टू MP MLA विद इन हाउस प्रिसिंक्ट्स विदाउट स्पीकर्स परमिशन। अगर कोई भी MP और MLA उस समय लोकसभा या विधानसभा के जो प्रिसिंक्ट, यानी कि आप गलियारा कह लीजिए, आंगन कह लीजिए, वहाँ पे अगर है तो उसको ना ही आप अरेस्ट कर सकते हैं, ना ही कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसेस उसको सर्व किया जाएगा बिना स्पीकर के परमिशन के। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है एक्सेप्ट व्हेन इन जुडिशियल और जेल कस्टडी, यानी कि अगर वो MP और MLA जेल या जुडिशियल कस्टडी में हैं तो उस सिचुएशन को छोड़ के जितनी भी कम्युनिकेशन होगी MP और MLA की, जो वो किससे कर रहे हैं? स्पीकर और चेयरमैन से। वो जो SP साहब हैं वो उस कम्युनिकेशन को वहाँ की गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट को सेंड करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट पैरा 148 पावर ऑफ PO टू अरेस्ट एनी ऑफेंडर इन होल इंडिया। भाई पूरे भारत में आप कहीं भी वो ऑफेंडर हो तो एक पुलिस वाला जो कि एम्पावर्ड था 147 में, वो उसको जाके अरेस्ट कर सकता है। आप इसके साथ सेक्शन 48 और सेक्शन 60 ऑफ CRPC भी ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट पैरा 149 ये बात करता है रेलवे पर्सनल के अरेस्ट के प्रोसेस की। तो देखिए आप इसको याद रखिएगा कि इस रेगुलेशन में भी कहीं ना कहीं झलक दिखती है ब्रिटिश एरा की, और उनके लिए रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो रेलवे पर्सनल को जनरली आप अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ सिचुएशन में आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो यही डील करता है ये पैरा। क्या लिखा हुआ है कि इफ़ रेलवे वर्किंग डिसऑर्गेनाइज्ड,
यानी कि उस रेलवे पर्सनल को अरेस्ट करने पे अगर रेलवे का जो काम है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, देन नो अरेस्ट अंटिल ही इज़ रिलीव्ड। तो जब तक उसको उसकी ड्यूटी से रिलीव नहीं कर दिया जाता आप उसे अरेस्ट नहीं करेंगे। बट इफ़ अरेस्ट नेसेसरी देन गार्ड हिम एंड लेट हिम डू हिज ड्यूटी। तो अगर उसका अरेस्ट ज़रूरी है तो आप एक तरह से उसको निगरानी में रख दीजिए और उसे अपना काम करने दीजिए। 150 लिखा है पावर ऑफ अरेस्ट शुड नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन केस ऑफ अ नोन पर्सन। यानी कि अगर एक पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को जानता है, उसका नेम और उसका एड्रेस, तो जनरली उसको उसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो चाहे, लिखा है ना आगे इफ़ रिक्वायर्ड, तो वो उससे एक बॉन्ड साइन करवा सकता है कि भाई जब मजिस्ट्रेट साहब बुलाएं तो आपको उनके सामने अपीयर होना है, तो अपीयर बिफोर मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट पैरा 151 लिखा है प्रोसेस व्हेन एक्यूज्ड अरेस्टेड बाय प्राइवेट पर्सन। हमने सीआरपीसी में भी देखा है कि प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो अरेस्ट। कमेंट बॉक्स में सेक्शन नंबर बताइएगा। तो लिखा है कि मस्ट बी री अरेस्टेड बाय ओआईसी ऑफ पीएस और रिलीज हिम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 सीआरपीसी। तो जब भी कोई प्राइवेट पर्सन किसी भी एक्यूज को अरेस्ट करता है तो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो उस व्यक्ति को री अरेस्ट करेगा और या फिर वो रिलीज़ भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 सीआरपीसी। नेक्स्ट सेक्शन 152 पैरा 152। ये सेक्शन और पैरा आप समझ जाइएगा, मैं जहाँ अगर सेक्शन बोलो आप समझ जाइएगा कि पैरा की बात हो रही है। लिखा है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन पुलिस फॉर अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। भाई अब तक हमने ये देख लिया कि किसको अरेस्ट कर रहे हैं, कैसे अरेस्ट कर रहे हैं, अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी तो इन पे होनी चाहिए ना। जैसे कि आपने आर्टिकल 19 में जब पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स, तो वहाँ पे राइट टू स्पीच तो दे रखा है, लेकिन साथ साथ वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दे रखी हैं। तो लिखा है कि फॉलो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेक्शन 57, 58, 167 सीआरपीसी एंड रिपोर्ट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 58 सीआरपीसी मस्ट बी मेड विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। तो जो सेक्शन 57, 58 और 167 सीआरपीसी में रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं वही रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे भी उन पुलिस वालों पे अप्लाई होगी व्हेन दे आर अरेस्टिंग एनी पर्सन। और जो भी रिपोर्ट है सेक्शन 58 वाली वो विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट आपको जमा करनी है। पैरा 153 प्रोसेस व्हेन अरेस्ट मेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए कभी कभी क्या है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो सबसे पहले तो जो आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उस अरेस्टेड पर्सन से पूछेगा कि आपके साथ कोई इल ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, कोई गलत या बुरा व्यवहार तो नहीं हुआ, और फिर उसके बाद जो भी डिटेल होगी वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सीडी में दर्ज करेगा। सीडी मतलब केस डायरी। और अगर प्रिजनर अपनी कंसेंट देता है कि हाँ भाई मुझे एग्ज़ामिन कर लीजिए, या रिफ्यूज़ कर देता है कि मेरी आप बॉडी को एग्ज़ामिन नहीं करेंगे, तो ये सारी जो डिटेल्स भी हैं, यानी कि अगर उसने अपनी कंसेंट दी तो एग्ज़ामिन करने पे जो भी चीज़ निकल के आई, या अगर उसने मना कर दिया तो मना करने के जो कारण हैं वो भी जो आयु है वो किस में एंटर करेगा, सीडी यानी कि केस डायरी में। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी अभी, लिखा है इफ़ एलिगेशन ट्रू और इल ट्रीटमेंट फाउंड ऑन बॉडी। यानी कि अगर जो एलिगेशन उसने लगाया था कि मेरे साथ इल ट्रीटमेंट हुआ है या इल ट्रीटमेंट के जो मार्क्स हैं वो उसकी बॉडी पे पाए जाते हैं, तो ऐसे में जो आईओ है वो क्या करेगा, उस प्रिजनर को और साथ में जो उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया अपने सीडी में वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा और साथ ही साथ वो एसपी को भी इन्फॉर्म करेगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सेम प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय ओआईसी ऑफ पीएस इफ़ अरेस्ट अदरवाइज देन इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी कि इन्वेस्टिगेशन के अलावा अगर किसी भी तरीके से अरेस्ट किया जाता है तो ऐसे में जो ओआईसी है ऑफ पीएस यानी कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा, यानी कि ट्रीटमेंट वगैरह के लिए पूछेगा और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो उनको रिकॉर्ड करेगा जीडी में, जनरल डायरी। तो इस सेक्शन में आप इस पैरा में आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर आईओ है तो वो सीडी में करेगा और अगर ओआईसी ऑफ पीएस है तो जीडी में करेगा। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं, पैरा 154। ये बात करता है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। भाई ऑब्वियस है कि जब किसी पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट करोगे तो अरेस्ट करने के बाद उसको सर्च भी करोगे। लिखा है कि रेड विद 51 सीआरपीसी, क्योंकि वहाँ भी सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बात आती है तो उसके साथ इसको पढ़ेंगे। शुड बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस अनकनेक्टेड विद पुलिस। तो याद रखिएगा कि जो अरेस्टेड पर्सन का सर्च हो रहा है तो उस दौरान कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए जो कि पुलिस से रिलेटेड ना हो। तो ये 2 विटनेस वाली बात याद रखिएगा। 155 पैरा क्या कहता है
कि अरेस्टेड पर्सन शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी अननेसेसरी हार्डशिप। भाई किसी व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया, अब अगर वो नहीं भाग रहा, आराम से बैठा है, कोई मारपीट नहीं कर रहा, कोई उपद्रव नहीं कर रहा, तो अननेसेसरी का उसके साथ हार्डशिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखा है फॉर हैंडकफिंग एंड फेटरिंग। फेटर मतलब क्या होता है? जंजीर या बेड़ी। तो लिखा है फॉर हैंडकफिंग यानी कि हथकड़ी, एंड फेटरिंग रूल्स फॉर गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट्स विल बी अप्लाइड। तो जो रूल्स गार्ड्स और एस्कॉर्ट्स पे अप्लाई होते हैं वही उस व्यक्ति पे भी अप्लाई होंगे। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट्स, ये सेम रूल आगे 2 जगह और आएंगे, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे लिखा है कि अगर वो अरेस्टेड पर्सन बाय रोड या बाय रेल ट्रैवल करना चाहता है तो प्रिजनर कैन हायर कन्वेंस बट ही विल पे एक्सपेंसेस। तो भाई अगर आप अपने सहूलियत के हिसाब से चलना चाहते हैं तो आपको एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। अब पैरा 156 जो बेल की बात करता था, लिखा कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग बेल बाय ओआईसी ऑफ पीएस, यानी कि जब भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अगर बेल देंगे तो किन कंडीशंस को देखा जाएगा। लिखा है कि ओआईसी ऑब्लिक आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कंसिडर इट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 169 एंड चैप्टर 33 सीआरपीसी। तो जब भी एक ओआईसी ऑफ पीएस या आईओ अगर बेल ग्रांट करेंगे अक्यूज़ को तो वो सेक्शन 169 सीआरपीसी का और चैप्टर 33 जो बेल से डील करता है उसको कंसिडर करेंगे। अब किस कंडीशन में वो मना कर सकते हैं बेल देने से? लिखा है कि जब कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस हो या ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट डेथ या ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ है, तो जो भी हैं आईओ या फिर ओआईसी वो मना कर सकते हैं कि भाई बेल नहीं देंगे। अब देखिए अगले जो 4 पैरा हैं यानी कि 157 से 160 ये बात करते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर की। तो जहाँ भी आपको शॉर्ट में लिखे यूपी तो आप समझ जाइएगा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की बात हो रही है। पैरा 157 ये बात करता है प्रॉपर केयर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर इन पुलिस लॉकअप्स। भाई पुलिस लॉकअप में जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं उनका प्रॉपर केयर करिए। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? भाई जिसका पुलिस लॉकअप है यानी कि ओआईसी ऑफ पीएस। और पुलिस लॉकअप में जो भी एसेंशियल्स हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए, जैसे भी उनको लोटा बल्टी कंबल वगैरह गद्दे वगैरह ये सब, तो ये कौन सप्लाई करेगा? एसपी साहब। ये उनकी जिम्मेदारी है कि भाई एसेंशियल्स वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। पैरा 158 ये बात करता है कि लॉकअप में आप कितने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को एक साथ भर सकते हो, तो ये भी कौन डिसाइड करेगा? एसपी साहब। और मान लो कि अगर आपके लॉकअप में बहुत सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आ गए हैं तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप जो आपके नेबरिंग जेल है यानी कि पड़ोस में जो आपके जेल है या आपके पड़ोस में आप कोई एकोमोडेशन को भी टेम्परेली रेंट पे ले सकते हैं, या जो नियरेस्ट लॉकअप है आप वहाँ भी उन लोगों को भेज सकते हैं जो आपकी लॉकअप में ज़्यादा हो रखे हैं। अब देखिए इनके प्रॉपर केयर की बात हो रही है तो भाई इनकी डेली डाइट भी ज़रूरी है। भाई अंडर ट्रायल प्रिजनर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भूखे मार दोगे। तो उनकी जो डेली डाइट है यहाँ भी कौन से रूल अप्लाई होंगे? जो गार्ड्स और एस्कॉर्ट्स पे अप्लाई होते हैं। फिर पैरा 160 ये बात करता है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स शुड नॉट बी केप्ट एट कोर्ट्स सो लेट। तो भाई जब इनको आप कोर्ट की प्रोसीडिंग में लेके जा रहे हैं तो वहाँ इनको ज़्यादा टाइम ना लगे, आप इस चीज़ को भी इंश्योर करिए। अब देखिए 161, 62, 63 एंड 64 ये 4 हम एक साथ पढ़ते हैं। 161 में क्या लिखा है कि लुनेटिक्स नेवर कन्फाइंड इन सेल्स विद अदर्स। तो जो व्यक्ति पागल किस्म का है आप उसे और अदर जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ सेल में आप नहीं रखेंगे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? वही जिसका था ना, तो यानी कि ओआईसी ऑफ पीएस की। 162 बात करता है माइनर गर्ल्स की कि दे शुड नॉट बी केप्ट इन कस्टडी ऑफ पुलिस। तो भाई कहाँ रखे उनको? तो अगला आंसर लिखा है कि प्लेस देम इन हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरी वेयर फीमेल एकोमोडेशन एग्जिस्ट एट एज डाइटेड पेशेंट। तो आप उन माइनर गर्ल्स को थाने में नहीं रखेंगे, आप उनको हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी में रखिए जहाँ पे फीमेल एकोमोडेशन एग्जिस्ट करता है एज अ डाइटेड पेशेंट्स के तौर पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उनका जो वहाँ पे स्टे होगा वो 15 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 15 डेज से ज़्यादा होगा तो आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की। याद रखिएगा कंसेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की लेनी है। एक अच्छा एमसीक्यू इस पर बन सकता है। पैरा 163 ये बात करता है सीरियसली सिक पर्सनस की। क्या लिखा है कि सीरियसली सिक पर्सनस टू बी केप्ट इन कस्टडी वेयर ही इज़। अब भाई वो व्यक्ति सिक ही नहीं है, वो सीरियसली सिक है, तो वो जहाँ पे है उस समय उसे वहीं कस्टडी में रख दो। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है?
बाय ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। तो जो व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है वो इंश्योर करेगा कि जहाँ भी कोई सिक व्यक्ति है उसको वहीं पे ही कस्टडी में वो रख दे। पैरा 164 बात करता है जुवेनाइल ऑफेंडर्स की। ये कहता है कि रूल्स फॉर डीलिंग विद जुवेनाइल ऑफेंडर्स। तो जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं उनसे डील करने के लिए कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे? वही रूल्स जो कि गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट्स में दे रखे हैं। अब आगे क्या लिखा है कि जब भी इनको जुवेनाइल जेल से रिलीज़ किया जाएगा तो पुलिस जो है वो इनको एस्कॉर्ट करेगी इनके घर तक। एक्सेप्शन क्या है इसमें कि अगर कोई बरेली जुवेनाइल जेल से कोई जुवेनाइल ऑफेंडर छूटता है तो ये ज़रूरी नहीं पुलिस वालों के लिए कि वो उसको उसके घर तक एस्कॉर्ट करें। अब देखिए यहाँ तक हमने बहुत ईजिली इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख ली कि किस पैरा में कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब इसको मैं आपको याद करवा देता हूँ कि कौन सा पैरा किस चीज़ से डील करता है, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। मैं यहाँ पे लिखा है मैंने ABC, तो आपको याद रखना है कि B 156 की बात करता है और A और C कहाँ से कहाँ तक डील करते हैं ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब देखिए हम इसको जो याद करेंगे ये यहाँ 147 से 152 एक स्टोरी होगी, 153 से 155 दूसरी स्टोरी, और इसके बाद ये 4 और 4 में डिवाइड कर रखा है मैंने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 147 से लेके 52 तक ऑर्डर सीरियल में चल रहा है। तो अब इसको आप ऐसे समझिए कि पुलिस वाले को अरेस्ट करना है किसी व्यक्ति को, और पुलिस वाला सपोज़ बैठा है यूपी में, जिसको अरेस्ट करना है वो बैठा है मद्रास में, और अब ये बात है थोड़ी पुरानी। तो ऐसे में आपको वहाँ पे जाना है तो सबसे फास्टेस्ट मोड जो होगा वो रेलवे का ही होगा। और आपको अगर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा तुरंत, अब आपको पता चला इन्फॉर्मेशन है कि भाई वहाँ पे वो बैठा है उसको अरेस्ट करना है, तो आप कोई रेलवे में अपनी जान पहचान निकालोगे। अब रेलवे में आपकी जान पहचान नहीं निकली तो आप फिर एक्यूज़ जहाँ अगर सपोज़ चेन्नई में बैठा है तो आप वहाँ पे कोई नोन पर्सन ढूंढोगे कि यार वो अरेस्ट कर ले उसे, और जैसे ही नोन पर्सन मिला और उसने अरेस्ट किया तो वो अरेस्ट क्या हो जाएगा? प्राइवेट पर्सन के द्वारा। और आप उसको ये ज़रूर बोलोगे भाई अरेस्ट करने के बाद 57, 58 और 167 CRPC ज़रूर फॉलो कर लेना। तो ये इस तरह से याद हो जाएगा आपको। अब उसके बाद देखिए यहाँ तो क्या था कि जिसको अरेस्ट करना था वो बहुत दूर था, लेकिन अब 153 से 155 में क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो मान लीजिए कि व्यक्ति आपके आसपास ही रहता था, पता चल गया कि भाई एक्यूज़ है, इसको अरेस्ट करना है, तो अरेस्ट करने के बाद बहुत ही कॉमन सेंस है कि 153 में अगर अरेस्ट करोगे तो उसके बाद उसको सर्च करोगे, और अगर वो आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप कहीं ना कहीं उसको हैंडकफिंग या फेटरिंग भी कर दोगे। तो 155 में यही दे रखा है। अब देखो 157 से 160 ये 4 पैरा डील करते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अंडर ट्रायल हैं, कन्विक्टेड तो हुए नहीं है, तो भैया इनका प्रॉपर केयर रखो और इनको ठूस ठूस के जेल में नहीं भरना है। तो ये ठूस ठूस के मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है ताकि आपको ये याद हो सके कि मैक्सिमम नंबर एक्सीड नहीं होने चाहिए एक जेल में। और फिर आगे लिखा है कि इनकी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, तो इसको भी हम लिख देंगे कि इनको ठूस ठूस का डेली डाइट दो। तो ये बस याद करने के वे में मैंने थोड़ा सा लिखा है कि आपको एक इमेज बन जाए, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में प्री में बस आपको वहाँ पे टिक मारना होता है। आपको अगर वो चीज़ पूरी तरह से याद भी नहीं है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। 160 में क्या है कि भाई जब आपने इनका प्रॉपर केयर कर लिया, इनको ठूस ठूस के जेल में नहीं डालना है, अच्छे से इनको डेली डाइट देनी है, तो फिर जब आप इनको कोर्ट भी लेके जाएंगे तो इनको वहाँ पे ज़्यादा देर तक वेट मत करवाइए, क्योंकि वहाँ पे कई तरह के अपराधी होते हैं। तो पता चला कि अंडर ट्रायल है, फिर धीरे धीरे हैबिचुअली हो जाएगा। अब अगली बड़ी अच्छी ट्रिक है, आप इसको याद करेंगे, और याद भी क्या करना, ये तो हम सबका सपना है कि भाई LLB करके जज ही बनना है ना। तो देखो 161, 162, 163, 164, 161 बात करता है लुनेटिक की, 162 बात करता है माइनर गर्ल की, तो मैंने उसको लड़की लिखा हुआ है, और 163 बात करता है सीवियरली सिक पर्सन की, तो मैंने उसको बीमार लिखा हुआ है, और 164 आपको पता है जुवेनाइल ऑफेंडर्स की बात करता है। तो आप देख सकते हैं कि इन सारे वर्ड्स में जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है LLB करके J यानी कि जज बनना है, तो ईज़िली आपको याद हो जाएगा। एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है 161 को लेके कि कौन सा पैरा है जो लुनेटिक्स को डील करता है, तो आपको ये ईज़िली याद हो जाएगा। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ याद नहीं होती है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहते हैं ये आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।